हाँ, पेन नहीं दे देना। हेलो बच्चों, युवराज सिंह, गुड इवनिंग। संस्कार, हाउ आर यू भाई? जैकी, आंचल, तिवारी जी, क्या हालचाल? भूमिका, राधे राधे। हरे कृष्णा भाई। आकाश, हाउ आर यू? वो कर लिया। अच्छा अच्छा, वेरी गुड दिव्यांशु, गुड गुड। कितने लोगों ने क्वेश्चन किया हो? क्या डाला था वैसे मैंने? अच्छा अच्छा, हाँ याद आया, बहुत बढ़िया। मैं क्वेश्चन डाला था वो फिजिक्स हेल्प पर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दीपिका साहू, गुड। क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। जिन जिन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर आया है 10/√3, बहुत अच्छी बात है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। मुझे कोई बताएगा जिस इसका आंसर है कितना पेज भरा आंसर लाने में? आंसर लाने में कितना पेज भरा? जो मैंने क्वेश्चन डाला था वो फिजिक्स हेल्प पर, आपको कितना पेज भरा आंसर लाने में? मेरे को ये बताएगा कोई? थंब दिया था, बिल्कुल मैंने थंब के लिए उसी को बोला जिसने जिसका आंसर आया। एक पेज, ओके, एक पेज भरा दीपिका का, ठीक है। और दो दो लाइंस, पवन, बहुत अच्छा। अच्छा, पवन बोलता है 2 लाइंस है। ओके, मुझे तो पता नहीं लगा होगा 2 लाइन तो क्या लगेगा तुझे? हाँ, मास्टर को बना रहा है तो। दीपिका का बात ईमानदारी वाली लग रही है। चलो चलो, और कोई बता रहे हैं? दिव्यांशु कितना टाइम लगा? एक पेज, दिव्यांशु 7 लाइन। अच्छा, एक पेज, ओके, 7 लाइन, अच्छा, आधा पेज। चलो ध्यान दो। क्या क्या वैल्यू थी? कोई याद बताएगा? वैल्यू कितनी थी? स्पीड कितनी थी? u बराबर 50 थी क्या? क्या क्वेश्चन एक बार 2 मिनट में देख लो। क्वेश्चन क्या यही था कि ये स्पीड 50 मीटर पर सेकंड थी और ये एंगल 60 डिग्री था, और कितने समय बाद इसका मोशन अगर हम माने इस तरह से, तो कितने समय बाद ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा? ये क्वेश्चन था ना? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। बच्चों, तुम्हारे लिए क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं, तो खुद के लिए तो नहीं लिखूंगा। v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। ये रहा तुम्हारा u। a कहां होता है? a का मतलब है g। g कहां होता है? नीचे नीचे। तो ये हो गया g। g इंटू कितना? t। और ये कितना हो गया तुम्हारा? v। वेक्टर एडिशन अगर आता है तो रूल होता है पहला वेक्टर बनाओ फिर दूसरा वेक्टर बनाओ, पहले से लास्ट की तरफ डायरेक्शन बना दो। पहला वेक्टर u, ये रहा। दूसरा वेक्टर at, a मतलब gt, g मतलब नीचे, तो ये नीचे gt। और तीसरा वेक्टर ये रहा, ये v बराबर u प्लस ए टी बन गया। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये हो गया 90, ये 90, ये तो कितना? 30 डिग्री। अभी तक मैंने लाइन नहीं लिखी एक भी, अभी मैंने एक भी लाइन नहीं लिखी, अभी तो मैंने फोटो बनाया है। ये 90 डिग्री, बताओ cos 30, cos या फिर थीटा के सामने लंब, ये तो पता ही नहीं है, आधा, ठीक है। cos 30 का मान कितना होता है? थीटा के सामने आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है? 50 बट्टे कर्ण कितना है? g इंटू कितना? t। cos 30 कितना होता है? cos 30 कितना होता है? √3/2, तो √3/2, ये t का आंसर आएगा 10/√3, एक लाइन में। क्या आंसर ये है तुम्हारा?
क्या तुम्हारा आंसर ये है? 10/√3। आ गया आंसर? आंसर है नहीं है? और तुमने क्या किया? अपने पेज देखो, तुम्हारे अपने पेज देखो, तुमने क्या किया? तुम्हारे पेज देखो क्या किया? आया मजा? अरे मजा आया? हाँ सर, यूएक्स यूआई निकाला, ये किया वो किया, मुझे पता था ना तुम ये करोगे। ये यू रहा, ये 80 रहा, ये वी रहा, v बराबर u प्लस 80। इस ट्राइंगल को देख के एक लाइन में आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। जिसने नहीं किया वो करना, जिसने नहीं किया वो करना। ठीक है, आपको हो सकता है आपके टीचर ने कराया भी होगा डेरिवेशन। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, मैं आपको बताऊं, याद दिलाऊं, आपके टीचर ने आपको ऐसा डेरिवेशन कराया क्या कि किसी वो स्पीड है u, कितने टाइम बाद स्पीड प्रारंभिक की लंबवत हो जाती है, कितने टाइम बाद स्पीड प्रारंभिक की लंबवत हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है। तो t का आंसर आया u/g sin थीटा या फिर u/g cos थीटा। ये आपके टीचर ने कराया होगा क्वेश्चन, इसका डेरिवेशन कराया था u/g cos थीटा। अगर कराया होगा तो मुझे नहीं पता। ठीक है, ये वही क्वेश्चन था, कोई डेरिवेशन कोई लाइन नहीं, सीधा आंसर, सीधा आंसर। ठीक है, चलिए चलिए, इसलिए दिया था मैंने तुम्हें क्वेश्चन सीखने के लिए। हाँ कराया होगा, रवि सर ने कराया होगा क्वेश्चन, मुझे याद है। एक टीचर कराते हैं जनरली, है ना, एलन वाले कराते हैं क्वेश्चन कि क्या कितने समय बाद एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, कितने समय बाद उसकी वेग प्रारंभिक के लंबवत हो जाएगी। सॉल्व करने पर u/g cos थीटा आंसर आया होगा। ठीक है, चलो जो भी है, डेरिवेशन भी कराया होगा, चलो कोई बात नहीं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, जिसको जरूरत है वो वीडियो करके देख लेना। ठीक है, चलिए तो बच्चों आगे बात करते हैं। आज कल मैंने आपको हाइजीन का प्रिंसिपल बता दिया था, हाइजीन का प्रिंसिपल बता दिया। ठीक है, तो आगे अपन बात करें इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। आज अपन बात करेंगे इंटरफेरेंस यानी कि हिंदी में व्यतिकरण। ठीक है, LIL आप अभी शांत रहें। ठीक है, कुछ लोग टेस्ट का सिलेबस ही पूछते रहते हैं। चलो टेस्ट का सिलेबस, जो मुझसे जिसको समझ में आ गया उसको तो पता है कि ये टेस्ट का सिलेबस क्या होता है। जिसको नहीं आया उसके लिए जो कुछ पढ़ाऊंगा कुछ भी आ सकता है, चल जा मस्त रहे। अगर आपको सीधे लैंग्वेज में समझ में नहीं आता तो भाई जो पढ़ाया सब टेस्ट में सिलेबस में आएगा, मस्त रहे। ठीक है, चलो ध्यान दो बच्चों। इंटरफेरेंस क्या है? मैंने कहा कि अच्छा, इंटरफेरेंस पढ़ने से पहले अपन एक वर्ड पढ़ते हैं बच्चों, एक वर्ड पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। क्या आपको एक वर्ड समझ में आता है? कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्स, क्या नाम कभी सुना? कोहेरेंट सोर्स। इंटरफेरेंस बोलता है बच्चों कि एक तरंग है y1 बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx, a1 बोल दो। एक तरंग है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइव। ये दो तरंगे हैं। ठीक है, माना कि मैंने ऐसे मन से मेरे को दिमाग में आया, मैंने ऐसे अपने मन से ऐसा कुछ लिखा, ऐसा कुछ बनाया। मान लो ये है स्रोत वन और ये है स्रोत 2। स्रोत 1 है तो इससे एक तरंग निकलेगी जो यहां पे निकलेगी। क्या इसमें कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई है, बिल्कुल। मैंने कहा स्रोत 2 से एक तरंग निकली, बिल्कुल सही बात है, ये तरंग निकली। क्या ये तरंग मिलेगी? हाँ सर मिलेगी। अरे दो दिशा, एक सेम दिशा में अगर आया, ठीक है,
सेम दिशा में, सुना है पर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं सब समझा दूंगा, मस्त रहे, बस ध्यान दे। दो तरंगे ये कॉमन मिल रही है, एक दिशा में चली, दोनों उसी दिशा में चली और मिली, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये जो तरंगे हैं ये वाली है y1 और y2। मान लो ये y1 वाली तरंग है और ये क्या है, y2 तरंग है। क्या आपको दिख रहा है इन दोनों तरंगों का ओमेगा सेम है? देखो इसमें भी ओमेगा, इसमें भी ओमेगा। क्या इन दोनों तरंगों का वेग सेम है? क्योंकि v बराबर क्या होता है, ओमेगा अपॉन के। v बराबर ओमेगा अपॉन के, दोनों का ओमेगा सेम, दोनों का k सेम, मतलब दोनों का v सेम। v सेम है, ओमेगा सेम है। क्या दोनों की दिशा सेम है? हाँ सर, दोनों एक ही दिशा में इधर गए, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों जब दो तरंगे जिनका v, ओमेगा और दिशा सेम होती है, वो किसी जगह पर अध्यारोपित होते हैं, वो जब किसी स्थान पर अध्यारोपित होते हैं, किसी पर्दे पर अध्यारोपित होते हैं। दो तरंगे जिनका ओमेगा, v और दिशा सेम है, जब वह किसी कॉमन जगह पर अध्यारोपित होते हैं, किसी पर्दे पर अध्यारोपित होते हैं, तो वहां पर ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। इस परिघटना को व्यतिकरण कहते हैं। मतलब क्या है, ध्यान से समझना आराम से। मैंने क्या किया, पहले मैंने एक पर्दा, ये रहा पर्दा, और यहां पर एक स्रोत था, ये स्रोत था। इस स्रोत से अनंत लाइटें निकल रही थी, एक लाइन इधर गई, एक लाइट इधर गई, एक लाइट इधर गई, एक लाइट इधर गई, सब जा रहा था। सब जगह प्रकाश था, बढ़िया मस्त, मजा आ गया, सब जगह प्रकाश था, बहुत बढ़िया। तो जिंदगी बढ़िया चली। जब मैंने दो स्रोत लिए और वही पर्दा यूज किया, तो मैंने इस बात को देखा, एक अजीब सी परिघटना हुई। क्या हुई सर? कुछ जगह तो मस्त चमक रही थी, बढ़िया, और सर कुछ जगह काली थी। कुछ जगह कैसी हो गई, काली हो गई। ये देखो काली जगह हो गई। अब काली को तो कैसे दिखाऊं, काली तो काली है। उसके नीचे सर फिर से चमक रही थी, उसके नीचे फिर काली हो गई, फिर चमकी, फिर काली हो गई। मैंने कहा यार ये पूरी चमकनी चाहिए थी। अच्छा ये कहां हुआ, ये घटना कहां हुई? अच्छा ये घटना यहां तो क्या हो रहा था, चलो। एक स्रोत था तो सब जगह चमक थी, बढ़िया, सब जगह चमक आ रही थी, बढ़िया, मजा आ गया जीवन में। एक स्रोत में तो सब जगह चमक आ रही थी कि बढ़िया चमक रही थी। जब दो स्रोत हुए तो देखा गया कुछ जगह चमक थी, कुछ जगह अंधेरा था, फिर कुछ जगह चमक थी, फिर कुछ जगह अंधेरा था, फिर कुछ जगह चमक थी, फिर कुछ अंधेरा। यार ये अंधेरा चमक क्या हो रहा है? उतनी ही ऊर्जा वहां पे गई, उतनी ही ऊर्जा यहां पे गई पर्दे पर। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस परिघटना को बोलते हैं व्यतिकरण। बच्चों ऊर्जा यहां और वहां सेम है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, बीच में जो पार्ट है जो काला दिख रहा है, वहां की ऊर्जा इस पीले में आ गई। ऊर्जा उतनी ही है, बस ऊर्जा का पुनर्वितरण हो गया। ऊर्जा का क्या हो गया, पुनर्वितरण हो गया। सर कैसे क्या हो गया, इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे, बट हाँ हो गया। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? एक स्रोत होता तो समान रूप से चमक जाती है, सब बढ़िया, थोड़ा बहुत चेंज होता है, हल्का फुल्का वो चलता है, समान चमकती। लेकिन दो हुए और दो भी इस प्रकार की, इनका वी सेम, ओमेगा सेम, और ये सेम और वो सेम, बहुत कुछ सेम। तो पर्दे पे कुछ जगह चमक, कुछ जगह काला, चमक काला, चमक काला, ऐसी अजीब सी परिघटना दिखाई देती है, इसे व्यतिकरण बोलते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। साउंड में अपन पढ़ेंगे साउंड में, साउंड वेव पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, साउंड वेव में क्या होता है बच्चों, एक मान लो स्पीकर है, अगर वो बोल रहा है, उससे आवाज निकल रही है, स्पीकर से सुनाई दे रहा है, तो बढ़िया सबको सुनाई देगी। मैं अगर दो स्पीकर लाऊं और दो स्पीकर को एक विशेष तरीके से रखूं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर व्यतिकरण हो जाए, मतलब कंडीशन पूरी हो जाए, तो सामने अगर 10 बच्चे हैं तो किसी बच्चे को आवाज तेज सुनाई देगी, किसी बच्चे को आवाज धीरे सुनाई देगी। तो सर ज्यादा कम ये कैसे हो जाता है? इस पुनर्वितरण को, ऊर्जा वही है लेकिन ऊर्जा का पुनर्वितरण हो रहा है। बीच की आवाज इधर शिफ्ट हो गई तो इसको ज्यादा सुनाई दे रही है, बीच वाले को सुनाई नहीं दे रही। बोले कि यार क्या चल रहा है टीवी में, समझ ही नहीं आ रहा। ऊर्जा के पुनर्वितरण की इस परिघटना को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। क्या आपको व्यतिकरण का मीनिंग समझ में आ गया? जल्दी बताओ। सर लाइट में भी होता है? हाँ होता है। सर साउंड में भी होता है? हाँ होता है। सब तरंगों में होता है व्यतिकरण।
चाहे लाइट वेव हो चाहे साउंड वेव हो, व्यतिकरण सब में होता है। हम लाइट का पढ़ेंगे वो अलग बात है। क्या बात चमक गई? जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ बहुत बढ़िया। तो बस इसको फटाफट से शब्दों में थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या? जब दो तरंगे जिनकी v ओमेगा व दिशा सेम हो किसी कॉमन जगह या पर्दे पर अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है तो वहां ऊर्जा के पुनर्वितरण की परिघटना को मैं इंटरफेरेंस को शॉर्ट में बोलूंगा IF इंटरफेरेंस, IF को इंटरफेरेंस व्यतिकरण कहते हैं। अब इतनी बड़ी परिभाषा, यानी कि V भी सेम, ओमेगा भी सेम, दिशा भी सेम। दिशा आपको दिख रही है बच्चों? दिशा भी सेम है इनकी, बिल्कुल। ये भी एक्स में चल रही थी, ये भी एक्स में चल रही है, बिल्कुल। तो भाई साहब इतना सब कुछ सेम हो रहा था, तो हमने इन्हीं बातों को कहने के लिए एक शॉर्टकट निकाला। क्या शॉर्टकट निकाला? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं एक बालक से पूछा आपके पिताजी कौन हैं? बालक ने कहा मेरे पिताजी वही हैं जो एक मूवी में काल को मारते हैं। मेरे पिताजी वही हैं जो जिनको जादू मिला था। मेरे पिताजी वही हैं जो धूम 2 में चोर बने थे। मेरे पिताजी वही हैं जो बहुत बड़े डांसर हैं। मेरे पिताजी वही हैं जो सबसे स्मार्ट। अबे सीधा सीधा बोल रहे ऋतिक रोशन बाप है तेरा। काय नौटंकी कर रहा है, तो गुणों को बता रहा है उनके। सीधे सीधे बोल ऋतिक का बेटा हूं। सिंपल यार। राकेश रोशन का पोता हूं। सिंपल। तो गुणों को बताने से बढ़िया एक सिंपल शॉर्टकट नाम कर दो, भाई ऋतिक रोशन है या राकेश रोशन का बेटा है, उनका बेटा है तू, राकेश रोशन के बेटे का बेटा। उसी तरह से ये गुणों की व्याख्या करने से अच्छा हमने सोचा कि भाई साहब ये जो स्रोत थे, भाई ये कौन है? ये स्रोत नंबर 1 है, ये स्रोत नंबर 1 है, ये स्रोत नंबर 2 है। मैंने कहा जब ये स्रोत कला संबद्ध हो जाएं, दो स्रोत अगर कला संबद्ध हो जाएं, संबद्ध हो जाएं, तो उनसे व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण क्या होता है? कला संबद्ध स्रोतों से मिलने वाली कला संबद्ध स्रोतों से जब तरंगे मिलती है किसी कॉमन जगह पर, तो व्यतिकरण होता है। काय का वी सेम का, इसका मतलब ये जो कला संबद्ध शब्द है इसके अंदर ये सब आ गया होगा। वी सेम, ओमेगा सेम, दिशा सेम, सब आ गया होगा इसके अंदर। हाँ यार सही बात है। तो इतनी बड़ी चीजों को लिखने की बजाय शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं कि भैया कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेमस वर्ड कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स कला संबद्ध स्रोत हो, या इसको सुसंगत स्रोत भी बोलते हैं। सुसंगत स्रोत क्या होता है? इसका मीनिंग सब वी सेम, ओमेगा सेम, दिशा सेम, सब इस पूरे की जगह एक शब्द बोल दो, कला संबद्ध स्रोत। क्या होता है इससे? से क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस हो जाता है। इंटरफेरेंस की कंडीशन बताओ। कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, कला संबद्ध स्रोत से निकलने वाली तरंगे इंटरफेरेंस करती है। सही बात यार, ठीक है। तो सर कला संबद्ध स्रोत होते क्या हैं? चलो अब बात करते हैं कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। तो मैं नेक्स्ट इसमें बात करता हूं कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। कोहेरेंट
सोर्स होते क्या है, मतलब ये क्या है, ये सोर्स क्या है, कोहेरेंट सोर्स क्या है, कला संबद्ध स्रोत है क्या। ठीक है, एनर्जी जो भी है बालक LIL कांस्टेंट है, वो बस वो पुनर्वितरित हो गई। ठीक है, पहले वो अरे ऐसे समझ, पहले 10-10 के नोट ऐसे फैल के रखे थे, आज 100 का नोट, फिर बीच में जगह, फिर 100 का नोट, फिर बीच में जगह, फिर 100 का नोट, बीच में जगह, 100 का नोट, इस तरह से है। पैसे वही हैं, पहले फैला के रखे थे, आज मोटी मोटी गड्डी बना के रख दी। ठीक है, परेशान मत हो। कला संबद्ध स्रोत क्या है, तो ध्यान से देखो, मैंने कहा ये दोनों स्रोत, इसको बोल दिया S1 स्रोत और इसको बोल दिया मैंने मान लो S2 स्रोत। स्रोत 1 S1, स्रोत 2 S2। बढ़िया, S मतलब सोर्स, तो 1 मतलब सोर्स 1, स्रोत 1, और स्रोत 2 ये S2। ठीक है, अब कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, वो स्रोत या वे तरंगे, कला संबद्ध स्रोत क्या होता है कि वे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के मध्य कलांतर। मुझे बताओ बच्चों, इस पूरे को आप क्या बोलोगे, इसकी कला, और इसको क्या बोलोगे, इसकी कला। तो वे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगे यानी कि y1 y2 के मध्य कलांतर समय पर निर्भर नहीं करता हो, कलांतर समय पर निर्भर नहीं करता हो, उन्हें बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। अभी देखेंगे, अगर इन दोनों का कला का अंतर, मतलब ये ऊपर वाला गोला नीचे वाला गोला, अगर इनका अंतर समय पर निर्भर नहीं करेगा, हाँ, ये गलत अवधारणा है कि सौरभ सिंह और बहुत सारे बच्चों की गलत अवधारणा है कि कलांतर शून्य होना चाहिए। गलत है, वो कॉन्सेप्ट गलत है वो। ठीक है, इनका कलांतर समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए, बस ये बोलेंगे। तो वो स्रोत कैसे होते हैं, कला संबद्ध स्रोत होते हैं। तो मैं लिखता हूं, वे स्रोत जिनकी तरंगों के मध्य कलांतर यानी कि डेल्टा फाई समय पर निर्भर न करे, समय पर निर्भर न करे, यानी कि समानुपाती हो t की पावर 0 के। देखो यहां पर डेल्टा फाई निकालते हैं अपन, तो इसकी कला ये रही ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, तो इसकी कला मैंने लिख दी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ये माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपको दिख रहा है ये सब कट जाएगा, तो ये डेल्टा फाई जो आएगा वो आया कितना, फाई। इसको फाई नॉट बोल दो या जो भी बोले। क्या इस टी पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। कलांतर समय पर अनिर्भर हो, कलांतर नियत हो। कलांतर जीरो होना, कांस्टेंट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, जीरो होना जरूरी नहीं है ना, कोई फिक्स है ना, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कलांतर, कांस्टेंट कलांतर हो तो वो स्रोत कला संबद्ध स्रोत होते हैं। जीरो है अच्छी बात है, लेकिन जीरो नहीं भी है तब भी चलता है, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। तो ये कला संबद्ध स्रोत में आपको समझ में आ गया सर, ये पूरी कहानी इसके अंदर आ गई कला संबद्ध स्रोत में। बहुत बढ़िया। तो इनको क्या बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और जब कला संबद्ध स्रोत होते हैं तो उनके निकलने वाली तरंगे जब मिलती है तो तरंगों का अध्यारोपण होता है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं व्यतिकरण में। अच्छा, अपन अब समझो व्यतिकरण में क्या होना चाहिए। क्या ये तरंगे अगर अध्यारोपित न हो, एक उधर जाए और एक इधर जाए, तो क्या व्यतिकरण होगा? नहीं होगा सर, एक दिशा में मिलनी चाहिए सर। क्या मिलनी चाहिए? तरंग। ठीक है, नहीं सोर्स को इन्फिनिटी पर कहीं भी रख दो, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सौरभ सिंह, सब संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो जो स्रोत है इनसे तरंगे मिलनी भी चाहिए, तो तरंगों का अध्यारोपण अपन पढ़ते हैं, है ना। तो अपन पढ़ते हैं कि भाई अपन ने स्रोत क्या होते हैं क्या नहीं होते, ये तो अपन ने देख लिया। अब अपन पढ़ते हैं बच्चों तरंगों का अध्यारोपण, क्योंकि हमें पता है अध्यारोपित होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। तो अब मैं लिखता हूं यहां पर तरंगों
का अध्यारोपण, और इससे अपन दो बात निकलेंगे, परिणामी आयाम व तीव्रता। चलो ध्यान दो, मैंने कहा एक स्रोत ये है, एक स्रोत ये है। अच्छा अब ध्यान दो बच्चों, एक और मैं आपको बात बताऊं इसमें, एक और बात मैं आपको बता दूं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो कला संबद्ध स्रोत होते हैं ना, चलो क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है, चलो इसकी और कर लेते हैं। ये कला संबद्ध जो स्रोत होते हैं, ये जो कला संबद्ध स्रोत होते हैं, आप कभी भी दो अलग अलग स्रोतों को कला संबद्ध नहीं कर सकते। आप अलग अलग दो स्रोतों को कला संबद्ध नहीं कर सकते। कला संबद्ध के लिए एक ही स्रोत से दो स्रोत बनाने पड़ते हैं। मैं लिखता हूं पहले, आपको समझ में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या है? दो स्वतंत्र स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं होते। कला संबद्ध, या मैं हिंदी में इंग्लिश में लिखूंगा यार हर बार, नहीं होते हैं, कोहेरेंट नहीं होते। तो सर कैसे होते हैं? सर पे कैसे होते हैं? इसके लिए एक ही स्रोत से दो अलग अलग स्रोत बनाने पड़ते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, और आपको मजा आएगा इसका एक्सप्लेनेशन सुनने में, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत लोगों से सुना है, लोग खतरनाक वाला काम करते हैं इसमें। दो अलग अलग स्रोत में, एक बच्चे ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर एक बल्ब लाया मैं, ये सर 100 वाट का बल्ब है और फिलिप्स का है सर, और सर एक और बल्ब है, ये भी सर 100 वाट का बल्ब है और ये भी फिलिप्स का है। सर मैंने दोनों को एक साथ जलाया, और एक साथ जलाया तो इसकी तरंग एक दिशा में मिलेगी और यहां पर अध्यारोपित होगी। सर यह व्यतिकरण होगा क्या? या फिर मैं बात करूं कि सर ये कला संबद्ध है क्या? तो मैंने कहा कि कला संबद्ध नहीं है। तो बच्चे परेशान हुआ, सर सेम कंपनी सेम वॉट, फिर भी क्यों कला संबद्ध नहीं है? मैंने एक टीचर को देखा, उन्होंने कहा सबका लहजा अलग अलग होता है। सोचो कला संबद्ध होने के लिए क्या चाहिए? वी सेम होना चाहिए, ओमेगा सेम होना चाहिए, और क्या सेम होना चाहिए? एक्स सेम हो सकता है, होना चाहिए, दिशा एक्स मतलब दिशा सेम होनी चाहिए। क्या तो हो सकता है, दिशा सेम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इधर गया ये भी इधर गया, कॉमन जगह पे मिले, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा वी सेम हो सकता है, वेलोसिटी सेम हो जाती है, ओमेगा सेम नहीं हो पाता। आप दो अलग अलग स्रोत लोगे तो ओमेगा सेम नहीं हो पाता। तो क्यों नहीं हो पाता? तो मैंने काफी लोगों से सुना, वो बोलते हैं सबका लहजा अलग अलग होता है। आपका अगर जुड़वा भाई आ जाए तो वो आपकी सेम फ्रिक्वेंसी में आवाज नहीं निकाल सकता। फ्रिक्वेंसी मतलब समझते हो? कंपन पर सेकंड। मेरे गले के कंपन होते हैं मान लो 52 कंपन पर सेकंड, तो क्या दूसरे वाले के भी 52 ही होंगे क्या? 50 नहीं हो सकते क्या? हाँ, तो उन्होंने ऐसा बताया। चलो ठीक है, ये भी कॉमन सेंस से समझने के लिए बढ़िया आइडिया है कि सही बात है सर, मैंने बोला हो मेरे 52 कंपन की है तो तेरे गले में 52 होंगे क्या? जरूरत नहीं है ना, कम ज्यादा होंगे। इसीलिए ये दोनों कोहेरेंट नहीं है। मैं बताऊं रियल आंसर क्या होता है? सोच, ये वैसा डीप में जाने की जरूरत है क्या, या फिर इतना समझ में आ गया काफी है? चलो छोड़ो, है ना, काफी है ना, थोड़ा काम की बात ज्यादा करेंगे। तो याद रखना, दो अलग अलग स्रोत, एक ही स्रोत से क्या बनाते हैं? कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं। एक ही स्रोत से बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं? चलो मैं बात करता हूं। एक ही स्रोत से दो कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मेथड 1,
मेथड 1 इसको बोलते हैं तरंगाग्र विभाजन तरीका। तरंगाग्र विभाजन से, तरंगाग्र विभाजन से बनाते हैं। एक मेथड तो ये। और मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 ये होता है बच्चों आयाम विभाजन। आयाम विभाजन, विभाजन, ठीक है। चलो ठीक है। इसका रीजन ये है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर बता दो। सोच, ये जो 100 वाट का बल्ब है, अगर मैं इस बल्ब के अंदर देखूंगा, इसका फिलामेंट, बल्ब के अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है। हो सकता है इसके फिलामेंट में इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में कूदा हो। इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। बल्ब का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, अरे अपन ने इसमें सेमीकंडक्टर में पढ़ लिया भैया, ठीक है। ठीक है, तो भैया इसमें हो सकता है 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूदा होगा तो उससे ऊर्जा मुक्त होगी जो हमको दिखाई देती है। सर हो सकता है बल्ब नंबर 2 में 4थी कक्षा से इलेक्ट्रॉन कूदा हो पहली कक्षा में, उससे भी ऊर्जा मुक्त होगी। लगेगी तो एक जैसी, लेकिन उनकी आवृत्ति सेम नहीं होगी। आप जानते हो N1 से N2 में कूदे या N2 से N3 में कूदे, अलग अलग आवृत्ति होती है। 1/λ वाला फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, है ना। R इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। तो फिलामेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से कूदेगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए हम बोलते हैं कि वास्तव में ये दोनों कला संबद्ध नहीं होते। ये इसका सही आंसर है, ये इसका ओरिजिनल आंसर है ना। बातें करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये इसका ओरिजिनल आंसर है, ठीक है। चलिए, आपको इंप्रेशन बनाने में काम आएगा। किससे पूछोगे आप, ये आपको यही बोलेगा कि यार हर व्यक्ति का लहजा अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की आवाज अलग अलग होती है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। अबे रीजन ये है, इलेक्ट्रॉन किसी में 5 में से 1 पे कूदेगा, किसी में 14 से तीसरे में, किसी में 14 से कहीं, अरे कहीं भी कूद सकता है। तो अगर अलग अलग कूदेगा तो अलग अलग आवृत्ति उत्पन्न होगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई बात, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ध्यान दो। तो 2 तरीके हैं, कला संबद्ध स्रोत के 2 अलग अलग बनाने पड़ते हैं। मेथड नंबर 1 तरंगाग्र विभाजन से, मेथड नंबर 2 आयाम विभाजन से। चलो अब ये पढ़ने अपन को, दोनों मेथड एनसीईआरटी में है तो अपन पढ़ेंगे। पहला मेथड, मेथड नंबर 1, ये क्या होता है, ये तरंगाग्र, ये तरंगाग्र विभाजन विधि है। तरंगाग्र विभाजन विधि है। अब देखना ध्यान से, बहुत बढ़िया चीज है ये। मान लो ये स्रोत है आपका, कोई एक स्रोत है, इसको S बोल दिया, S। बच्चा आपको पता है स्रोत से क्या होती है, तरंगाग्र मिलता है। ये इधर भी है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, मैं इसको आधे ही बना रहा हूं, है ना। आपको पता है इससे लाइट निकलेगी, ये लाइट स्रोत है ना, प्रकाश का स्रोत है। मैंने क्या किया, इसके बीच में एक स्रोत ये एक छेद कर दिया, एक गत्ता रखा है इसके सामने। समझना बच्चे ध्यान से, क्या हुआ तुझे, हाँ। मैंने इसके सामने एक छेद कर दिया बच्चों, एक यहां छेद कर दिया और यहां छेद कर दिया। ये समझो मैंने कोई गत्ता रख दिया, ये गत्ता रख दिया। इस स्रोत, इस छेद को बोला S1, इस छेद को बोला S2। बहुत महीन छेद है। सोच, जब ये लाइट आगे आएगी, जब ये लाइट आगे आएगी तो इन स्रोतों से भी गुजरेगी, तो इन स्रोतों से गुजरेगी तो अब लाइट इनसे निकलना स्टार्ट होगी। क्यों सर, ये तो गत्ते से रुक गई, बाकी तो छेद किया है ना, छेद किया है तो गत्ते से रुक गई, बाकी लाइट आगे जा रही है। अब इस सोचो ध्यान से, जो आदमी यहां खड़ा होगा ना, पता है उसको क्या दिखेगा, उसको ये नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा S1 और S2 2 स्रोत हैं। S1 S2 2 अलग अलग स्रोत हैं। अब S1 और S2 से मिलने वाली तरंगे, मान लो इसकी ये और इसकी ये जब यहां मिलेगी पर्दे पर, ये जब यहां मिलेगी पर्दे पर, तो क्या होगा, ये पर्दे पर, ये पर्दा, तो यहां व्यतिकरण होगा। तो यहां पे सोचो क्या बट गया, तरंगाग्र बट गया। ये ओरिजिनल तरंगाग्र था, ये ओरिजिनल तरंगाग्र था, ये यहां पर बट गया 2 भागों में। अब इन तरंगाग्रों से निकलने वाली तरंगे यहां मिली। तो देखो मूल स्रोत एक ही था। अब आपको पता है जब तक स्रोत सेम होता है तब तक फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो फ्रीक्वेंसी सेम, तो उनका ओमेगा भी क्या होगा, सेम। V तो सेम होगा ही सही, दिशा सेम है, देखो मिल गई। दिशा सेम का मतलब है एक जगह पे मिलना, ऐसा नहीं कि तू भी इधर मैं भी इधर, एक कॉमन जगह पे मिलना मतलब दिशा सेम।
तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि सर इसका ओरिजिनल तरंगाग्र व्हाइट था, बस ये छेद से होकर, अगर हमने छेद कर दिया तो इसमें से छेद से होकर इसका अलग अलग तरंगाग्र निकला और इनसे क्या हुआ, व्यतिकरण हुआ। तो 1 से 2 बनाना, ये है कोहेरेंट सोर्स बताने का तरीका। क्या समझ में आ गया, जल्दी बताओ। क्या समझ में आ गया? ठीक है, मैंने इंटरफेरेंस की कंडीशन लिख दी है सौरभ सिंह, ठीक है। जिनके फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेलोसिटी सेम होगी, सेम दिशा में द्रव्यपित होंगे, तो उनसे ये होगा, इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो मैंने अभी बताया, ये भी प्रूफ कर दिया अभी कि अलग अलग स्रोत कभी भी कोहेरेंट नहीं होते, उनके लिए एक ही स्रोत से 2 बनाने पड़ते हैं, तब जाके ये होता है। इसी चीज को बच्चों हम पढ़ेंगे YDAC के अंदर, यंग द्विझिरी प्रयोग। ये YDAC के अंदर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आज भी कर दें, कल ही करेंगे, वैसे यही पढ़ेंगे, है ना। बस ये उदाहरण था तरंगाग्र विभाजन तरीका, इसमें जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट उसका नाम है YDAC, वो पढ़ेंगे हम बाद में। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा मेथड नंबर 2, ये क्या था? ये था आयाम विभाजन मेथड, आयाम विभाजन विधि। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना आयाम विभाजन विधि क्या होती है। मान लो एक पट्टिका है, ये पट्टिका है, ये लाइट पड़ी यहां पर, है ना, कोई माध्यम था, ये बिल्कुल माध्यम समझो इसको, ये कोई माध्यम था इसमें, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कोई भी माध्यम, अब देखो दर्पण लेते तो दर्पण 100% परावर्तक होता है, बाकी सब माध्यम क्या होते हैं, आंशिक, कुछ भाग परावर्तक भी होता है, कुछ भाग अपवर्तक भी होता है, ठीक है। चलिए, तो ये स्रोत है, मान लो कि स्रोत है, एस स्रोत है, ठीक है। अगर आप, मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दोगे, अगर आप जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दोगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। स्रोत एक ही है तो कलांतर भी 0 होगा, स्रोत एक ही है, हाँ ठीक है, मान लो कलांतर 0 होगा, मैंने क्या बोला, वो होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, होगा तो अच्छी बात है, मैं क्यों कहूं कि होगा, मैं क्यों कहूं कि होगा, होगा तो अच्छी बात है, मुझे प्रॉब्लम नहीं उससे, ठीक है। चलिए, ये स्रोत से लाइट आई, कुछ भाग परावर्तित होगा और कुछ भाग अपवर्तित होगा, अंदर आएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए, जो भाग अंदर आया है उसका कलर चेंज कर देता हूं, ये लो, इसका 2 पार्ट होंगे, कुछ भाग फिर से ऊपर जाएगा और कुछ भाग मान लो इधर ही निकल जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो भाग यहां गया है इसके साथ भी 2 घटनाएं होंगी, क्या क्या होंगी, कि इसका जो इधर आया है पार्ट, इसके साथ भी 2 घटनाएं होंगी, कि इसका कुछ भाग बाहर निकल जाएगा और कुछ भाग अंदर निकल जाएगा। भैया जब भी किसी सतह पे मैं टकराया, मैंने 2 काम किए, एक तो परावर्तन, एक अपवर्तन। फिर से देख लो, यहां पे आए पहली बार में तो ये परावर्तित हुए, मतलब उसी माध्यम में जाना परावर्तन, दूसरे माध्यम में गए अपवर्तन हो गया। चलो, अब ये दूसरे माध्यम में ये यहां पे आए, यहां पे भी 2 काम होंगे, एक तो उसी माध्यम में लौटना परावर्तन और एक दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन। तो ये तो चलो चला गया, इसकी तो कोई मतलब नहीं है मुझे। ये जब यहां पे आया तो इसके 2 काम होंगे, एक तो वापस से अपने माध्यम में लौटना परावर्तन, दूसरे में जाना अपवर्तन। बहुत बढ़िया। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि परावर्तन या अपवर्तन से आवृत्ति नहीं बदलती, परावर्तन व अपवर्तन से आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती। तो सोच, यहां पर अगर तो ध्यान से देखेगा
तो इसकी आवृत्ति और इसकी आवृत्ति सेम है, और इनका जनक कौन है? ये एक ही स्रोत से इनडायरेक्टली दोनों का जन्म हुआ है। तो ये जब कॉमन कहीं मिलेंगे, इधर कहीं मिलेंगे, तो क्या करेंगे? व्यतिकरण करेंगे। ये कहां से पैदा हुआ? ऐसा लग रहा है कि भैया एक स्रोत S1 यहां है आभासी, और इसका एक स्रोत S2 यहां है आभासी। हमें तो पता है ओरिजिनली तो ये है, ओरिजिनल स्रोत ये है, ओरिजिनल स्रोत ये है, लेकिन ऐसा लग रहा है, ऑप्टिक्स पढ़ी है हमने, ये किरण यहां से आ रही है, तो ये आभासी कोहेरेंट सोर्स होते हैं। ये आभासी कोहेरेंट सोर्स बन जाते हैं। सर इसमें आयाम का विभाजन हुआ, आपने टॉपिक लिखा है आयाम कैसे हुआ? सोच, कोई तरंग की तीव्रता आई थी, तीव्रता, किसी तरंग की तीव्रता आई थी जो आपतित हुई है, और आपको पता है आई समानुपाती होती है ए स्क्वायर के। मतलब जब तीव्रता बदलेगी तो आयाम बदलेगा, सही बात है, तीव्रता बदलेगी तो आयाम बदलेगा, बहुत बढ़िया। जब ये तरंग का कुछ भाग इधर चला गया अंदर, इस तरंग का कोई भाग जब अंदर चला गया, तो भैया कुछ ऊर्जा अंदर चली गई। मतलब ये जो लाल वाला है, ये वाला, इसकी ऊर्जा कम है, तो इसका आयाम भी कम होगा, मतलब आयाम बदल गया, इसलिए इसे बोलते हैं आयाम विभाजन मेथड। भाई इसकी तीव्रता आई थी, आई, अब इसके दो भाग हुए, तो जब ऊर्जा के दो भाग हो गए, तो मैं बोलूंगा आयाम के भी कोई ना कोई भाग होंगे। तो आने वाली का आयाम और ये लाल वाली का आयाम अलग अलग है, मतलब आयाम बढ़ गया, इसलिए बोल रहे हो आयाम विभाजन मेथड। क्या चमक गई बातें? आयाम विभाजन मेथड में कोहेरेंट स्रोत कैसे होते हैं? आभासी, और पिछले वाले में वास्तविक। छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान दोगे तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये दोनों इधर मिलेगी, कहीं ना कहीं अध्यारोपित होगी, बस अब हम ये पढ़ेंगे अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण, ये पढ़ेंगे अब हम। देख लो ध्यान से, अब हम तरंगों का अध्यारोपण पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हमने कहा बहुत हुआ, अब हम तरंगों का अध्यारोपण पढ़ेंगे, क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि यार ये तरंगे दोनों मिलेगी, मिलने को अध्यारोपण बोलते हैं। तो अध्यारोपण क्या होता है बताओ? चलो करते हैं। मान लो कोई y1 है, वो है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक है y2 बराबर b साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये अध्यारोपित होकर मान लो ये आई y1, ये आई y2, ये y1, ये y2, ये दोनों मिलकर एक फाइनल तरंग बन गई, इसको बोल देंगे y रिजल्टेंट। तो इन दोनों के मिलने से परिणामी जो तरंग बनेगी, परिणामी y रिजल्टेंट, वो होगी परिणामी आयाम। ये कौन सा आयाम है? परिणामी आयाम। पहले वाले का छोटा ए, दूसरे का छोटा बी, इसका कैपिटल ए, परिणामी आयाम। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा हो जाता है अब इसका। ये परिणामी समीकरण है यार, एक छोटे ए वाली है, एक बड़े ए बी वाली, एक छोटे बी वाली है, तो इनका परिणामी ए होता है। अब ये ए कितना होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये जो ए होता है, ये होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई मतलब कलांतर। इन दोनों के बीच में कलांतर बताओगे मुझे कोई? डेल्टा फाई का मतलब है कलांतर। कितना कलांतर है? अरे ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन है, फाई, तो यहां फाई है, ये वैल्यू है ना, यहां इसकी वैल्यू फाई है, हर बार फाई नहीं होती, ठीक है भाई, यहां पे फाई है, फाई बिल्कुल ठीक है, ये है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, स्क्वायर कर दो, वर्ग करके, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल्टा फाई। सर ये तो हमने वेक्टर में पढ़ा था, हाँ बिल्कुल वही आता है, वेक्टर जैसा ही आता है, ठीक है।
बहुत बढ़िया, वेक्टर जैसा ही आता है, बहुत बढ़िया। अब हमने कहा चूंकि तीव्रता, अच्छा बच्चों इसकी तीव्रता जो पहली वाली तरंग थी, इसकी तीव्रता को I1 मान लो, इसकी तीव्रता I1 माना और इसकी तीव्रता को I2 मान लिया, ठीक है। तो हमने कहा कि चूंकि तीव्रता I समानुपाती है आयाम के स्क्वायर के, आयाम के स्क्वायर के, ठीक है, आयाम के स्क्वायर के। तो हम लिख सकते हैं तीव्रता को I बराबर कोई कांस्टेंट K डैश इंटू आयाम का स्क्वायर, आयाम का स्क्वायर। क्या बात सही है? क्या बात सही है? तो इससे एक चीज समझ में आनी चाहिए कि आप आयाम के स्क्वायर को, आयाम के स्क्वायर को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बराबर I बटा K डैश। क्या इतनी सी गणित आती है अपन को? क्योंकि तीव्रता आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है, समानुपाती हटाया नियत आया, नियत आया तो आयाम का स्क्वायर बराबर हो गया I बटा K डैश। थंब दे दो जल्दी से, थंब दे दो जल्दी से। ये रटना है अपन को, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, आहा इंपॉर्टेंट, वाह इंपॉर्टेंट, मजा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं यहां पर, ये जो थीटा आया है थीटा, इसके लिए एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं, टेन थीटा का मान b साइन फाई अपॉन a प्लस बी कॉस फाई। कभी काम नहीं आता इसलिए मैंने लिखा नहीं था, है ना। ये सब वेक्टर जैसे ही फॉर्मूले हैं, अभी काम नहीं है इसलिए मैंने साइड में लिख दिया, मुझे मतलब नहीं है। चलो इससे मतलब है, तो मैं भैया आयाम ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, परिणामी तीव्रता बटे के डैश। तो ध्यान दो, मैं आई आर परिणामी तीव्रता बटे कितना के डैश, रिजल्ट आई आर का मतलब क्या है, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता बराबर क्या लिखा है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, इसकी तीव्रता कितनी, ए वाले की I1, तो I1 बटा के डैश, I1 बटा के डैश प्लस इसको लिखेंगे बटो I2 बटा के डैश प्लस, अब आप थोड़ा सा दिमाग अगर लगा पाओगे मुझे विश्वास है, ये रूट I1 रूट I2 बटा रूट के डैश और कॉस डेल्टा फाई, के डैश सब जगह कट जाएगा और फाइनली आंसर आएगा परिणामी तीव्रता बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई। ये परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला है। आप गणित के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आप में से काफी लोगों की गणित बहुत ज्यादा गंदी है, तो वो 10 क्वेश्चन पूछें इससे पहले कि मैं बोलूं मत देखो। आना चाहिए वैसे इतना सा, लेकिन नहीं आता, कोई बात नहीं, इसको रट लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा भैया मुझे याद आई तुम्हारी गणित से, पहले बताओ यहां तक आ गया क्या? अच्छा वो एक चीज याद आ गई मुझे, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, चलिए तीव्रता आ गई। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मुझे याद आया, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था भैया वर्ण विक्ष, अच्छा ये इसका नहीं है, मैं हटके एक बात करना चाह रहा हूं, हटके एक बात करना चाह रहा हूं। क्या आपको याद आ रहा है, अभी अभी चैप्टर पढ़ा है हमने, वर्ण विक्षेपण पढ़ा था, वर्ण विक्षेपण, या फिर हमने वर्ण विक्षेपण क्यों, विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता में एक फॉर्मूला आया था डीएफ बराबर माइनस ओमेगा एफ, डीएफ बराबर माइनस ओमेगा एफ। क्या आपको याद आ रहा है? वर्ण विक्षेपण क्षमता में डीएफ बराबर माइनस ओमेगा एफ एक फॉर्मूला आया था, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको बताया था ये अपन
एक लेंस के लिए लिखा था ना, एक लेंस के लिए अपन ने एक लेंस के लिए लिखा था, और फिर आप लोगों ने कुछ ना कुछ मस्ती की थी। मैं इसका डेरिवेशन बता रहा था, मैंने कहा नहीं बता रहा, अब तो डायरेक्ट लिखूंगा। याद आ रहा है कि तुम्हें? क्रोमेटिक एबेरेशन, बिल्कुल सही बात है। आपको याद आ रहा है? तुमने नाटक कुछ तो किए थे, गड़बड़ की थी, कुछ तो परेशान किया था तुमने। मैं डेरिवेशन बता रहा था इसका, तो मैंने नहीं बताया और डायरेक्ट लिख दिया। बोले अब तो नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी मैंने बताया था कैसे करना है इसको, अवकलन कर लेना वगैरह वगैरह। याद है तुम्हें? बढ़िया, ठीक है। तो बच्चों 1/f कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लेंथ संयोजन के लिए, वहां मैंने क्या है कि संयोजन के लिए एक चीज गलत लिख दी थी, इसलिए मैं प्रूफ कर रहा हूं। 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डैश डैश डैश, क्योंकि मैं भी सब तो रट के थोड़ी आता हूं यार। हाँ यस, मैं भी कोई रट के नहीं आता हूं। इसका अवकलन कर लो, इसके अवकलन अब नहीं आता तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये बन जाएगा df अपॉन 1/x माइनस 1/x स्क्वायर माइनस fc का स्क्वायर बराबर, ये बन जाएगा df1 बटे f1 का स्क्वायर माइनस का प्लस df2 बटे माइनस f2 का स्क्वायर। अवकलन करोगे, अवकलन तो ये आएगा, ठीक है। df बाई dt, dt से dt सब कैंसिल हो गया, ठीक है। जिसको आता है कर दो। चलो यहां पर df की जगह ओमेगा f लिख सकते हैं, हाँ सही है। तो बताओ ये कौन सा था? परिणामी, है ना, संयोजन का परिणामी था ये, परिणामी। तो मैं इसके लिए df की जगह लिख सकता हूं माइनस ओमेगा कॉम्बिनेशन इंटू एफ कॉम्बिनेशन। भाई माइनस ओमेगा एफ था, ठीक है, तो माइनस ओमेगा कॉम्बिनेशन एफ कॉम्बिनेशन, बढ़िया, बटे माइनस एफ सी का स्क्वायर। डीएफ की जगह ये फॉर्मूला यूज किया है, बस ये वाला। चलो F1 की जगह क्या लिखूंगा? DF1 की जगह माइनस ओमेगा 1 F1 बटे माइनस F1 का स्क्वायर। क्या चमकी बात? DF की जगह लिख दिया, प्लस ये बन जाएगा माइनस ओमेगा 2 F2 बटे माइनस F2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, एक FC से एक FC कटेगा, माइनस माइनस तो कट गया, ठीक है, मैं जगह इधर लिख देता हूं, माइनस माइनस कट गया, एक FC से एक FC कट जाएगा, ये बनेगा ओमेगा C बटा FC बराबर ओमेगा 1 बटे F1 प्लस ओमेगा 2 बटे F2। और आपको सिखाया है 1/f होता है पावर, 1/f जो होता है वो होता है पावर, तो ये बन गया ओमेगा C PC, कॉम्बिनेशन का ओमेगा इंटू पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बराबर ओमेगा 1 F1 नहीं P1, 1/f होता है, प्लस ओमेगा 2 इंटू P2। ये रियल आंसर है। इससे करोगे तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता विक्षेपण क्षमता 0 हो तो ये बताओ वो बताओ, तो भैया इसको 0 करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर आप ओमेगा सी बराबर 0 करने पर क्या लिखेंगे अपन? ओमेगा 1 बटे F1 प्लस ओमेगा 2 बटे F2 बराबर 0, या फिर ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 बराबर माइनस F1 बटे F2। मैंने आपको उस दिन डायरेक्ट लिखा, तो मैंने यहां पर किसी बच्चे ने मुझे बताया सर आपने P की जगह F लिख दिया था। आपके नोट्स में ऐसा लिखा होगा शायद, ओमेगा सी एफ सी बराबर ओमेगा 1 F1 प्लस, वो गलत है। इसलिए कहा जाता है टीचर को परेशान मत करो क्लास में। मैंने भी जल्दी जल्दी लिख दिया, देखा जाएगा, तो गलत था वो किसी बच्चे ने क्या टेस्ट में आया था, आंसर मैच नहीं कर रहा था, उसने मुझे बोला, मैंने तुरंत बोला, मैंने क्या फॉर्मूला गलत लगा रही तू। फिर उसने मुझे फोटो भेजी, सर आपने ये लिखाया था। फिर मुझे याद आया कि हाँ यार, है ना, तो ये फॉर्मूला गलत है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैंने गलत लिखा तो मैं जबरदस्ती बोलूंगा नहीं 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 कोई बात नहीं, वो तो सही है। अब गलत है यार, ठीक है, तो ये कोई खास बात नहीं है, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लो इसको, तभी तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा था। कोई बात नहीं, ठीक है। तो तुम परेशान क्यों किए फिर?
मेरे को अपने फ्लो में पढ़ाने दो यार। मैं डेरिवेशन इसलिए करता हूं जनरली, मैं रट नहीं पाता जनरली चीजें, महंगा पड़ जाएगा परेशान करना। सही बात है ना। जहां भी मुझे थोड़ा भी लगता है ना कि आंसर, देखो जहां याद है वो ढंग से मैं लिख देता हूँ, भैया फॉर्मूला रट ले। जहां मुझे थोड़ा भी लगता है मैं डेरिवेशन कर देता हूँ, ताकि भैया आ जाएगा जो आएगा। हाँ, हर चीज को रट के थोड़ी बैठेंगे यार, तरीका है यार, मुझे पता है इस तरीके से होता है, कोई खास बात नहीं है। तो चलो देख लो, चलो देख लो। अब इसको तुम चाहे तो लिख लो, चाहे तो तुम फोटो खींच लो, या जो भी है। वैसे इसको मिटाऊंगा नहीं मैं, है ना, मिटाऊंगा नहीं मैं, मस्त रहो। चमक गया? करेक्शन कर लोगे क्या? करेक्शन कर लोगे वहां पर, जिसके बाद नोट से वो कर लेना। F1 नहीं है वो, है ना, C है। ओमेगा C PC ओमेगा 1 P1 ओमेगा 2 P2। नोट्स नहीं हो तो कर लेना बाद में, ठीक है। मिटा नहीं रहा हूं मैं, पुराना ही है ना, ये पुराना है, मैं मिटाऊंगा नहीं, पुराना। चलो तो ये कर लोगे तो मैं अब पुरानी कहानी पे बात करूं। हाँ, स्लाइड से लिख लेना सौरभ, ठीक है, चलेगा 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 बच्चों। चलो तो मैं वापस से इस कहानी, है ना, इसको पलट देना, इसका कोई संबंध नहीं है इससे, ठीक है। चलो, ये परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला आ गया बच्चों। ये क्या आ गई? ये आ गई परिणामी तीव्रता। तो बच्चों दोनों फॉर्मूले याद रखना, एक तो ये वाला और एक ये वाला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक चीज आती है कभी कभी, स्टार बना के लिख देता हूं, परिणामी तीव्रता का औसत मान। परिणामी तीव्रता का औसत मान कोई बच्चा देख के बता सकता है तो मजा आ जाएगा। बताओ इसका औसत मान कितना है? कोई बच्चा अगर देख के बता दे 5 सेकंड में, मजा आ जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया है। इसको टीचर क्लास में बताते हैं आई मैक्स प्लस आई मिनिमम बाई 2 से। मैं बाकी टीचर की तरह बताऊं, जैसे एलन में बताते हैं हमारे। प्रांजल, वापस करेक्शन को ठीक करने के लिए पहली बार देखा किसी सर ने खुद ही गलती। अरे ठीक है यार, हम भी इंसान है यार। प्रांजल कैसी बात कर रहे हैं यार? अरे हम भगवान थोड़ी है भाई यार, हम तो इंसान है भाई, है ना। मैंने कुछ लिख दिया और किसी ने बताया ही गलती है तो सही है यार। उस बच्चे को भी मैंने बोल दिया कि हाँ अगर लिखा है तो गलत होगा, क्योंकि मुझे तो इतना तक पता है कि उस दिन तुमने परेशान किया था, है ना। मुझे तो इतना तक पता है यार, उसमें क्या है कैसी बात करता है यार। हाँ, जनरली क्या होता है, टीचर से, मैं बताऊं तुम्हें, टीचर से कहीं गलती होती है ना, उसको समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। तो या तो टीचर को रुक जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, है ना, रुक जाना चाहिए कि भाई गड़बड़ कर रहा हूं। या फिर जैसे मैंने एक दिन, मुझे याद है, मैंने कुछ गलत लिख दिया। अब मुझे पता नहीं घर में अजीब सा लगा कि यार आज कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैं सोचता रहा, सुबह ब्रश करते वक्त याद आया, अरे यार वो गलत लिख दिया यार मैंने, यार तुरंत ठीक करा दिया, है ना। कई बार हो जाता है लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन क्या टीचर, फिर यार कोई टीचर है तो उसको लग जाता है, अंदर से आ जाता है कहीं ना कहीं, यार कुछ तो हुआ है आज गड़बड़, है ना। तो कुछ माइनस पता नहीं, मैं तो अभी भूल गया हूँ क्या गड़बड़ थी, वो छोटी मोटी थी, चल जो भी है। चलो फायदे आ जाओ। परिणामी तीव्रता का औसत, तो चलो देखो ध्यान से कैसे करते हैं। आई एवरेज, यार एक बात बताओ, इसका एवरेज मैंने एसी में लेना नहीं सिखाया तुम्हें। कॉस थीटा का एवरेज कितना होता है? 0। तो क्या बचा? I1 प्लस I2, खत्म। खत्म। I1 प्लस I2, ठीक है। और इसको बाकी टीचर कैसे करते हैं, मैं आपको बाकी, मेरा सही तरीका समझ में आया? मैंने आपको एसी में पढ़ाया था, इससे नोट्स लिखे थे तो सही है ना। गलत है ना, बोलते दिया अंकित राज, कर लो ठीक यार। हाँ वो क्वेश्चन भी गलत होगा, फिर मैंने जो क्वेश्चन लिखा दिया था तुम्हें उसमें भी सॉल्यूशन, अरे ठीक कर लेना यार, सेम बात है। क्वेश्चन भी गलत है, फिर वो उसमें भी फॉर्मूला अगर मैंने गलत लिखा तो यार मैंने सही कर दिया,
अभी जहां भी मैंने फॉर्मूला कुछ और लिखा है तो गलत है, तो अपने आप दिमाग लगा के कर लो, ठीक है। क्वेश्चन भी गलत है फिर तो, ठीक है। अभी मैं चाहता नहीं कि उसको वापस से कराऊं, टाइम खराब नहीं करना चाहता, मैं करा दूं, तुम बोलोगे तो मैं करा दूं, मैं चाहता नहीं भाई कराना, कर लेना यार, इतना तो पढ़े लिखे हो यार तुम, बहुत बड़ी बात नहीं। चलो चलो, तो ये समझ में आ गया। एसी में मैंने सिखाया था बच्चों एवरेज लेना, इसका ऐसा रहेगा, इसका ऐसा रहेगा, इसमें कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू 0 है ना, मैं लिख दूं, क्योंकि कॉस डेल्टा फाई का एवरेज वैल्यू कितना होता है 0, इसीलिए ये आयता। बाकी टीचर ऐसा सिखाते हैं, आई एवरेज बराबर आई मैक्स प्लस आई मिनिमम बाई 2। इसको सॉल्व करने पर बहुत बड़ा सॉल्यूशन होकर ये आंसर आता है I1 प्लस I2, इसलिए मैंने तुम्हें शॉर्ट में लिख दिया। सर ये आई मैक्स क्या है? अरे सब सिखाऊंगा यार, अब ध्यान दे, ध्यान दे। आई मैक्स क्या होता है, मैं बोलता हूं, स्टार बना के लिखता हूं यहां पर, परिणामी तीव्रता का मैक्सिमम मान, इससे बोलते हैं कब होगा, सोच जब cos डेल्टा फाई की वैल्यू, जब cos डेल्टा फाई की वैल्यू 1 हो तो इसकी वैल्यू आई मैक्स वो आएगी कितनी, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू I2, और cos की कितनी वैल्यू 1। जब cos थीटा की वैल्यू 1 होगी तो I की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आपको अगर आपकी गणित अगर थोड़ी भी ठीक है तो आपको दिखना चाहिए बच्चों, यहां पर मैं यही लिखता हूं यार, इसको आप लिख सकते हो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है आई मैक्स की, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस ए सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो √I1 का स्क्वायर I1, √I2 का स्क्वायर I2 प्लस 2 √AB कर लोगे। चलिए, तो ये आई मैक्स का फॉर्मूला है। इसी तरह से आई मिनिमम, अच्छा इसको हटा, इसको मिटा नहीं रहा हूं मैं, आई मिनिमम कब होगा, जब cos डेल्टा फाई का मान कम से कम हो, -1 हो। cos का वैल्यू मिनिमम इतना आता है, सॉल्व करने पर आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई मिनिमम बराबर √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले बच्चों याद रखना, काम आने वाले फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। कहां गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बताओ कर लोगे क्या? देख लो भैया, कर लोगे क्या? अरे जल्दी बोलो कुछ तो, ये वाला, ये वाला, कुछ तो बोल लाला। ठीक है, चलिए, ये हो गया, औसत मान भी बता दिया मैंने यहां पर तुम्हें, आई मैक्स भी बता दिया, इसको हटा देना, और ये आई मिनिमम भी बता दिया। एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो, जनरली अब पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा पॉइंट, एक शब्द होता है वी, दृश्यता। दृश्यता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विजिबिलिटी। एक शब्द डिफाइन किया गया, मैं इसके डिटेल में जा सकता हूं लेकिन मैं जाना नहीं चाह रहा। V बराबर होता है आई मैक्स प्लस आई मिनिमम
अपॉन आई मैक्स माइनस आई मिनिमम। इसको दृश्यता बोलते हैं। कभी पूछ ले दृश्यता निकालो तो आपको आई मैक्स का फॉर्मूला पता है, आई मिनिमम का फॉर्मूला पता है, आप लोग टाइम पास कर सकते हो। मैं थोड़ा बहुत, चलो छोड़ो, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो कर लोगे भाई, कर लोगे। आई मैक्स मिल गया, आई मिनिमम मिल गया। कर लोगे, ठीक है। आई मैक्स हो गया और आई मिनिमम हो गया। ये बीच वाला बस हटा देना अपने दिमाग से। आई मिनिमम दृश्यता पूछ लेगा तो फॉर्मूला बेस्ड चीज है, पी वाई क्यू है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो टाइम पास है ना, कोई देर। चलो एक और चीज है बच्चों, पुनः पुनः लिखता हूं मैं, पुनः आई आर बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन रूट आई टू कॉस डेल्टा फाई। स्पेशल केस है, स्पेशल बात क्या है, यदि बच्चों I1 बराबर I2 बराबर I0 हो जाए, अगर I1 I2 सेम हो जाए तो इसको मैं पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा, तो जो आंसर आएगा तो IR बराबर आई टू आई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, मैं नहीं सिखाना चाह रहा कैसे है, तुम्हारे खतरनाक तुम लोग हो। 2i 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 4i0 कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा 4i0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। जब I1 I2 बराबर हो जाते हैं तो ये फॉर्मूला गणित से सॉल्व करके ऐसा बन जाता है, तो तुम इसे याद रखो। सीधा पता चला गणित सिखा रहा हूं और तुम सोचो कैसे आ गया। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये केस भी आ जाता है बहुत बार। अगर दो तरंगों के मध्य व्यतिकरण हो रहा है, उनके मध्य कलांतर है, तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करो, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट कर लोगे। क्या बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक बार देख लेते हैं अपन ने क्या किया। अपन ने आयाम का फॉर्मूला लिखा, आयाम से तीव्रता आई और तीव्रता के बहुत सारे फॉर्मूले लिख लिए, ये सब लिख लीजिए। तीव्रता के फॉर्मूले खत्म हुए, ठीक है। सौरभ पूछ लो, मुझे लगता है कि फॉर्मूले तो क्लियर है, फॉर्मूले तो तुम याद रखोगे तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। अब मैं बात करता हूं पुनः आयाम के लिए। अब मैं आपको बात करता हूं पुनः आयाम के लिए, पुनः आयाम की चर्चा, पुनः आयाम की चर्चा। क्यों सर पुनः क्यों कर रहे हो? क्योंकि पिछली बार तो मेरा मकसद था आयाम से तीव्रता पर पहुंचा देना और तीव्रता के फॉर्मूले लिखा देना। आयाम का फॉर्मूला ये था, मैं इसको पुनः लिखूंगा, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल्टा फाई। इसको मैं पुनः लिखूंगा यहां पर। ए स्क्वायर परिणामी आयाम बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल्टा फाई। पहली बात, मैक्सिमम आयाम। अब तुम खुद सोचो कैसे करोगे। मैक्सिमम आयाम कब आएगा सर? जब कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जब कॉस डेल्टा फाई बराबर 1 हो। और अगर ये 1 होगा तो बच्चों ए स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओहो सर, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। यस, तो ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, ए मैक्स बराबर ए प्लस बी। अधिकतम आयाम का मान ए मैक्स बराबर ये होता है।
अधिकतम आयाम का मान a प्लस बी बराबर ये होता है। मैं सब बता दूंगा कब कौन सा यूज करना है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत ले। कैसी बात कर रहा है तू बालक। चलो इसी तरह मिनिमम आयाम कब होगा सर, जब cos डेल्टा फाई की वैल्यू -1 होगी। तो भैया इसी तरह से a मिनिमम का आंसर आएगा a माइनस बी, a मिनिमम का आंसर आएगा a माइनस बी। ये फॉर्मूला को भी लिख लो। अब हम क्वेश्चन करेंगे जो पढ़ा हमने, मेरे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। लिख लो, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखो, चलो अब देखो ध्यान से क्वेश्चन। मैं लिखता हूं व्यतिकरण में दो तरंगों का आयाम पांच व 4 है। तो पहला अधिकतम आयाम बताओ, अधिकतम आयाम बताओ। न्यूनतम आयाम बताओ। तीसरा कलांतर 60 डिग्री हो तो परिणामी आयाम बताओ। ये 3 क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अधिकतम का तो a मैक्स का मान हमें पता है a प्लस बी बराबर 4 प्लस 5 बराबर 9। a मिनिमम का आंसर बराबर हमें पता है, ज्यादा में से छोटे को घटा देंगे, a माइनस बी बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1। तीसरे का आंसर ये दूसरा था, a बराबर या a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल्टा फाई। कलांतर दे रखा है 60 डिग्री, बस a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2, 2 से 2 कटा, जोड़ जाने पे जो आएगा, तो a बराबर क्या बन गया, इसका अंडर रूट, जो भी वैल्यू आएगा इसका अंडर रूट। क्या निकाल दोगे? आया? क्या कर लोगे भाई? कर लोगे? ठीक है, बढ़िया है ना। 25 16 अंडर रूट 61, ठीक है। चलिए रूट 61 हो गया, रूट 61। बात मान ली मैंने इनकी। 20 25 40 45 45 प्लस 16 50 60 60, ठीक है, सही है, सही है, गुड, ठीक है। ये तो इतना हुआ, ये इतना हुआ। चलिए अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, मैंने आपको कहा ये आयाम वायाम से क्वेश्चन है, ठीक है। आयामों का अनुपात दे रखा है। मैं अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछूं चौथा पार्ट,
उनकी तीव्रताओं का अनुपात बताओ, उनकी तीव्रताओं का अनुपात बताओ। इसी क्वेश्चन में तीव्रताओं का अनुपात बताओ। तो भाई साहब आपको A1 तो दे रखा है 5, A2 दे रखा है कितना 4। तो आपको पता है चूंकि I समानुपाती है A स्क्वायर के, या I बराबर K डैश इंटू A स्क्वायर, ये आपको पता है। अब बताओ बच्चों, अगर ये पता है तो क्या लिखोगे, I1 बटे I2 बराबर, क्या A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? और अगर लिख सकते हो तो A1 की वैल्यू 5 लिख दो बटे इसकी वैल्यू 4 का स्क्वायर लिख दो, आंसर हो गया 25 बटे 16। ये देखो मैं इसी क्वेश्चन से तीव्रता के ऊपर आ गया, मैं इसी क्वेश्चन से तीव्रता के ऊपर आ गया। ठीक है भाई, I1 ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन से देखो, ऐसा नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन देखो, उसी क्वेश्चन में पूछ लिया मैंने। चलो पांचवा, आई मैक्स बटे आई मिनिमम बताओ। चलो करो सॉल्व फटाफट, आई मैक्स बटे आई मिनिमम निकाल दो। देख एक ही क्वेश्चन में सब कर लेगा तू, तो मैं सॉल्व करता हूं अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हम लिखेंगे आई मैक्स बटे आई मिनिमम का मान, आई मैक्स क्या है सर, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर बटे रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखना, अगर इसमें रूट I2 को कॉमन ले लोगे तो आपके पास ऊपर बनेगा अंडर रूट I1 बटे I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट I2 को कॉमन लिया, कहां लिखूं मैं तुम्हारे, अबे समझ में आ रही है? अंडर रूट I2 को कॉमन लिया, इसको कॉमन ले लो, को कॉमन ले लो, कॉमन लो, और नीचे बनेगा अंडर रूट I1 बटे I2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब I1 और I2 का रेशियो आपको पता है 25 बटे 16 है, इसको पुट कर दो, बस खत्म यार, टाइम पास क्वेश्चन है। अंडर रूट अच्छा अपन को वैसे पता भी है, I1 बटे I2 अंडर रूट 25 बटे 16 माइनस 1 का स्क्वायर बटे अंडर रूट 25 बटे 16 प्लस 1 का स्क्वायर। टाइम पास तो कर लोगे इसके बाद तुम, 5 बटे 4 माइनस 1, ठीक है कर लोगे, 4 का स्क्वायर 16 और 5 और 4 9, कर लोगे भाई, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये, अच्छा एक और पार्ट पूछूं मैं आपको, इतना पूछ लिया, कितना है वैसे, ये बन गया 5, ये बन गया 4, 5 4 1 बटे 4, तो नीचे तो हो गया 1 बटे 16, और ये बन गया 5 4 9, 9 का स्क्वायर 1 बटा 1 अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, सही लिखा यार, आई मैक्स सही लिखा मैंने, अच्छा हाँ मैंने गलत लिखा, ये ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, बिल्कुल सही बात है, 1/81 आंसर आ जाएगा फिर तो, ठीक है बिल्कुल सही कहा आपने, ये माइनस, तो 1/81 आंसर आ जाएगा 1/81। ठीक है चलिए एक और पार्ट निकाल दो बच्चों, जिसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ जो पढ़ाया उसका, सब क्वेश्चन भी हो गए। पांचवा छठा पार्ट, दृश्यता निकाल लो।
दृश्यता v बराबर, बताओ कर लोगे क्या? आई मैक्स प्लस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, करके दिखा दो जल्दी से। आई मैक्स, एक सेकेंड, एक मिनट बच्चों, ऊपर वैल्यू बढ़ गई, नीचे वैल्यू घट गई, तो ये तो वैल्यू बढ़ गई, और अगर माइनस होता तो ये घटेगी। जितना कम अंतर होगा दृश्यता उतना। बच्चों ये माइनस होना चाहिए, ध्यान दो, ये प्लस नहीं, ये माइनस होता है। चलो फिर तो मैं आपको दृश्यता समझा भी देता हूं, क्योंकि मैंने क्या सोच के किया, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। चलो 1 मिनट लगेगा, मैं समझा भी देता हूं क्यों ऐसा किया मैंने। माइनस और ये प्लस, फॉर्मूला चेंज करो, माइनस से ये प्लस है। अब क्योंकि मैंने ये किया तो मेरे को बताना भी पड़ेगा कि मैंने क्या सोच के किया और क्या होता है दृश्यता। 1 मिनट में देख लो ध्यान से, तो मेरे को समझ में आ जाएगा सर ने कैसे सोचा। सोच, एक 100 वाट का बल्ब है और एक 0 वाट का बल्ब है। एक तो ये सीन है, एक सीन है 100 वाट का बल्ब और 80 वाट का बल्ब। बताओ, एक जोड़ा ऊपर का, एक जोड़ा नीचे का, जोड़ा नंबर 1, जोड़ा नंबर 2, किस जोड़े में आप अंतर अच्छे से कर पाओगे? ये 2 बल्ब एक साथ दिखें तुझे और ये बल्ब एक साथ दिखें, कौन से केस में आप दोनों बल्बों में अंतर अच्छे से कर पाओगे? कौन से केस में आप अंतर अच्छे से कर पाओगे? सबने कहा फर्स्ट में, बहुत सही बात है सर। 100 वाट और 0 वाट में अंतर तुरंत हो जाएगा, लेकिन सर 100 वाट और 80 वाट में अंतर ढंग से नहीं हो पाएगा, लगभग बराबर है। बहुत बढ़िया। कौन से ढंग से दिखेगा, किसकी दृश्यता ज्यादा है, कौन सा ढंग से अंतर ढंग से दिखेगा? ऊपर वाला। बहुत बढ़िया। ऊपर वाले का क्या ज्यादा है? ऊपर वाले का क्या ज्यादा है? अंतर ज्यादा है सर। 100 माइनस 0 100 होता है, और 100 माइनस 80 20 होता है। सर ये ज्यादा है, अंतर ज्यादा होना चाहिए, अंतर ज्यादा होना चाहिए। अंतर मतलब माइनस, ये आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, ऐसा सोच के किया। ठीक है, अंतर ज्यादा होना चाहिए। तो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। चमक गई हो तो ये मिटा दूं मैं? अगर बात चमक गई है तो क्या मैं मिटा दूं उसे? सर 100 वाट और 0 वाट का अंतर ज्यादा है, इसीलिए वो दृश्यता ज्यादा है, ढंग से दिखता है 100 वाट का 0 वाट के सामने, लेकिन 100 वाट का 80 के सामने ढंग से नहीं दिखेगा क्योंकि अंतर कम है। चलो बढ़िया। चलो चलो फटाफट निकाल, क्या निकाल लोगे यार तुम? आई मैक्स माइनस क्या निकाल लोगे? हाँ निकाल लोगे? छोड़ दूं आप लोगों के लिए, छोड़ दूं? ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। आई मैक्स में से, अच्छा मैं एक और फॉर्म बना दूं इसका, आई मिनिमम बटे आई मैक्स। वैसे आप इतना समझदार हो, आप बना लोगे बच्चों। इसमें अगर मैं आई मिनिमम को कॉमन ले लूं तो ये फॉर्म ऐसा बन जाता है, आई मैक्स बटे आई मिनिमम -1 बटे आई मैक्स बटे आई मिनिमम +1। तो आई होप, मुझे आशाएं हैं कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम हमने निकाला है, ये रहा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम 1/81। क्या कर लोगे? क्या 1/81? पुट कर दोगे भाई लोग? आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम 1/81, ये रहा 1/81 -1 1/81। टाइम पास कर लोगे भाई लोग या मैं करूं? ठीक है, चलिए चलिए, बाय बाय बाय। दृश्यता बिल्कुल ठीक है, चलिए चलिए, ओके बाय 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 बाय।